हेलो स्टूडेंट्स, तो जीओसी हमने फिनिश कर ली है। तो उसमें जो भी कंसेप्ट सीखा है उसे अप्लाई करते हैं इस लेवल अप सीरीज में, ताकि हमारे वो कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएं और जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर लें। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नैप्थलीन है और ये नैप्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे फर्स्ट, ऑल सीसी बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। क्या यहाँ पे जितने भी सीसी बॉन्ड है, मतलब मेनली 1 2 3 4, क्योंकि जनरली यही रिपीट हो रहा है, तो क्या इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है? तो इनकी बॉन्ड लेंथ तभी सेम होगी अगर सारे रेजोनेंस इक्वल होते हैं, तभी सब कुछ सेम होता है। यानी कि एक चीज हमने समझ ली, क्या कि बॉन्ड लेंथ इक्वल तभी होंगी व्हेन दे हैव इक्वल रेजोनेंस। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल हैं? नो। कैसे पता चला? क्योंकि अगर मैं देखूं तो 1 और 2 के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल है और फिर यहां डबल है। मतलब आउट ऑफ 3, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग डबल बॉन्ड, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर 1 और 2 में ज्यादा है। अब हम समझते हैं इधर 2 3 को। 2 3 को अगर हम देखें तो लेट्स से इसे मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट करता हूं। तो 2 3 में यहां सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां देखें तो डबल बॉन्ड है और यहां देखें तो सिंगल बॉन्ड है। यानी आउट ऑफ 3, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सिंगल बॉन्ड। तो ये भी समझ आया कि यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा वो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि दिस इज x एंड दिस इज y, तो क्लियरली x इज लेस देन y। क्यों? क्योंकि जो x है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर 2 स्ट्रक्चर में है और y में डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। अब सेम में यहां चेक कर लेते हैं थर्ड। थर्ड को अगर हम देखें तो इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इधर सिंगल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड। मींस आउट ऑफ 3, 2 स्ट्रक्चर हैव डबल बॉन्ड। ये तो बिल्कुल ऊपर की तरह ही हो गया, 1 2 की तरह ही। 1 2 में भी आउट ऑफ 3, 2 स्ट्रक्चर्स हैव डबल बॉन्ड। तो क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको z मान लें तो वी कैन से x और z की बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, क्योंकि इनका दोनों का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर 3 में से 2 स्ट्रक्चर में। तो आपको समझ आया हमें सोचना कैसे है। अब उस बिहाफ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ आर ऑफ सेम लेंथ, तो ये तो गलत है, सेम लेंथ तो नहीं है। प्लस ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल है तभी हम बॉन्ड लेंथ क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर ये और दूसरा स्ट्रक्चर ये, तो वी कैन से यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं C1 C2, यानी कि x इज शॉर्टर देन C2 C3। जो C1 C2 बॉन्ड लेंथ है वो C2 C3 से शॉर्ट है और ये बात ठीक भी लग रही है। क्यों? क्योंकि C1 C2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आउट ऑफ 3 2 रेजोनेंस में है और C2 C3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आउट ऑफ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में है। तो व्हाट वी कैन से कि यस, ये जो C1 C2 बॉन्ड लेंथ है ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? अब ये देख लेते हैं, C1 C2 बॉन्ड इज लॉन्गर देन C2 C3। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो आपको थोड़ा ये भी समझ आया कि विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हम कैसे बॉन्ड लेंथ भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक अनदर एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, कि ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होना या लॉन्ग होना ये भी एक्सप्लेन कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। तो इसको ऐसे समझेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है, जिसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, इसको समझने का एक और तरीका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा। दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ RS। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। देखिए यहां अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होगा? ये सीधे एक रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन का -4th वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो यू कैन से इट हैज, एक तो यही,
और एक इसके बाद वाला, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके हो रहे हैं। इसको देखें तो वी कैन से एक बार इधर कॉन्जुगेशन होगा, फिर उसके बाद यहां कॉन्जुगेशन होगा, तो यहां से एक ज्यादा है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। क्या कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहां पे ज्यादा है। तो अदर देन दैट यहां पे एक एक्स्ट्रा 1 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इधर 2 रेजोनेट स्ट्रक्चर है, तो हम बोलेंगे इधर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। यहाँ पे 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक में इसका सिंगल बॉन्ड होगा, एक में डबल। यहां बनेंगे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैं बोलूंगा आपको कि आप बना के जरूर देखना, ठीक है। तो चलो मैं भी बना देता हूं आपको कि कैसे सोचना है इसमें। तो ये डबल बॉन्ड O और ये है। तो देखिए आपको सोचना कैसे है कि सेम अगला स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उससे नेक्स्ट। अब जो चेंजेस हैं वो देखिए कैसे है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा रेजोनेंस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है, तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड यहां से गया और यहां आ गया, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहां क्या आ गया प्लस, और यहां क्या आ गया माइनस। अब पाई अटैच्ड विद प्लस कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, एंड अपोजिट अट्रैक्ट करता है, तो ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो यू कैन से अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब बॉन्ड जो है अपनी जगह बदल देंगे, इधर आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा माइनस। तो आप देखिए आउट ऑफ दीज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कार्बन ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और अगर हम देखें ए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये आई गेस ये मैंने गलत बनाया है, सेम स्ट्रक्चर है तो यहां बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां तो रेजोनेंस ही नहीं है। इधर देखें यहां भी रेजोनेंस नहीं है, तो किसमें लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी, तो कंसेप्ट क्या है, विच हैज हाई एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जिसका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा वो। तो हमें समझ आ गया बी इज द आंसर। बी में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्गर होगी। देखो क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं पूछेंगे कि आपको एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल प्योरली बताना पड़ेगा। अब जैसे सी और डी में ये बताना बहुत ही मुश्किल है सीओ बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो बहुत ऐसा कुछ पूछने वाले नहीं है आपसे टफ प्रैक्टिकल बेस्ड। वो एक ऑड वन आउट सिंपल सा देंगे। और जब यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो वी कैन से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो कॉन्सेप्चुअली बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट इन, आपको बताना है कौन सा बॉन्ड शॉर्ट है। तो देखो यहाँ सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन है ना, ऑलवेज थिंक अबाउट कंसेप्ट। हम क्या करते हैं एकदम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं क्वेश्चन। पहले 2 मिनट देखो आप इसे और सोचो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। तो जब आप सोचोगे तो आप देखोगे इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये कार्बन सब में सेम है, सभी में ये कार्बन है एक्सेप्ट डी sp3 हाइब्रिडाइज। तो दैट इज फिक्स कि C1 इज sp3 इन ऑल A, B एंड C। हाँ जो D है, D में C1 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब नेक्स्ट थिंग क्या सोचना है, जो सेकंड कार्बन है, कौन सा सेकंड कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो सेकंड कार्बन इज sp, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है sp2, और ये है सिंगल sp3, एंड लास्ट वाला भी sp। अब जब ये हो गया, अब क्या सोचना है, अब हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। sp3 C1 sp3 है, sp3 ऑर्बिटल कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, sp2 थोड़े छोटे होते हैं, और sp यू कैन से और छोटा होता है। ठीक है, तो क्लियरली sp3 और sp का जो ओवरलैप है वो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, क्योंकि इधर sp ऑर्बिटल छोटा है और ये बड़ा है, तो दिस इज स्मॉलर।
ए बी सी में हमारे लिए आंसर बताना आसान है। क्यों आसान है? sp3 का sp ओवरलैप, sp3 का sp2 ओवरलैप, sp3 का sp3 ओवरलैप, तो सिंपल है, ये तो सेम है। तो यहां अगर s कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, यानी कि इन तीनों में शॉर्टेस्ट हो गया A। तो मुझे लगता है कि मेरा आंसर हो गया A। बट अभी रुकते हैं, D पे आते हैं। D में अगर हम बात करें तो दिस कार्बन इज sp2। तो ये जो मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरा आंसर होगा, तो अब आपको समझ आ रहा है ये नहीं होगा। क्यों? sp3 और sp में sp3 बड़ा ऑर्बिटल है, लेकिन D ऑप्शन में sp3 ओवरलैप करेगा, sp2 ओवरलैप करेगा sp के साथ। यहां पर ये भी छोटा ऑर्बिटल है, ये भी छोटा। तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था? इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था कि डू यू नो कि sp3 ऑर्बिटल लेंथ बड़ी होती है, sp2 छोटी होती है और sp सबसे छोटा होता है। दिस इज ऑर्बिटल लेंथ, राइट? ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और अब हमारा आंसर क्या हो गया? डी, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले सोचना है कि अप्रोच क्या है, और मैं तो चाहता हूं आप इस पे भी 2 लाइन लिखो, वाई sp3 ऑर्बिटल इज इन लार्ज साइज एंड sp ऑर्बिटल इज इन स्मॉल साइज, ये भी इसका आंसर एक्सप्लेनेशन लिखो। ओके, अगला हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन, या हाउ हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिस्क्राइब बेस्ट। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से अलग हो जाता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इनटू नियर बाय एम्प्टी ऑर्बिटल। हाइपर कॉन्जुगेशन है सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करता है, यही होता है। अब सिग्मा ऑर्बिटल पाई के साथ इंटरैक्ट करेगा, ये तो पाई है, तो दिस कैन नॉट बी आंसर। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू नियर बाय एम्प्टी ऑर्बिटल, ये सही है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जब इलेक्ट्रॉन जाता है दान करने तो एम्प्टी ऑर्बिटल नियर बाय वाले को जाता है, ये सही है। लेकिन फिर दिमाग में आता है माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो होता है। माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो उधर चला जाएगा और उधर से पाई आएगा उसका रिवर्स। तो देख लेते हैं क्या वो ऑप्शन है। द अफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिवली इनटू अ कार्बोकेटायन, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता। डी माइग्रेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, दिस इज रीअरेंजमेंट। तो पढ़ के क्लियरली समझ आ रहा है कि यही हमारा आंसर है। तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन में एक तो होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देता है एमटीपी ऑर्बिटल में, और एक याद रखना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, ये बिल्कुल विजुअलाइजेशन होना चाहिए हमें। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले में ऑर्बिटल डायग्राम मैंने आपको सिखाया है, मैं चाहता हूं आप इसे ड्रॉ करके देखो। मतलब तब तक, अब आप पूछोगे सर कोई लिमिट है इसकी कि कब तक ड्रॉ करना, जब तक देखते ही दिमाग में पिक्चर ना बन जाए तब तक, क्योंकि हमें हमें सब आता है। ये बात का प्रूव कैसे होगा कि मार्क्स पूरे आने चाहिए 100%। अब सब आता है लेकिन मार्क्स में एरर हो रहा है, इसका मतलब अभी कुछ कुछ कमियां हैं। क्या है हमारे पास? कुछ कुछ कमियां हैं, तो वो हमें दूर करनी है बाय प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि हमें दिखे पूरा। फर्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। मतलब इनका कहना है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी होगी वही उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम बोलेंगे कि जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, ये इक्विवेलेंट शो करता है, मतलब सभी को बराबर बना के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि उनकी एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे बेंजीन ने सर्कल बना दिया है, या का पॉजिटिव रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव बना दिया है, तो ऐसा कुछ इसका हम ये बोलेंगे कि एनर्जी का नहीं, क्योंकि तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। हाँ ये है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रियल होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी होते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड को हम रियल और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मानते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम है। बट ऐसा कुछ नहीं मानते कि जो उनकी एनर्जी है वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट एनर्जी, यानी कि वो ग्राफ में कहीं यहां आ रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, यहां पे आ रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड ग्राफ में,
कि उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबकी एनर्जी ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, ये है, ये है, खूब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो मान लेते हैं जो कैनोनिकल फॉर्म्स है C1, C2, C3, अगर इन सबका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में होगा तो आप खुद सोचो कि क्या इन सबकी एनर्जी ऐड होकर लीस्ट आ सकती है? नेवर। तो ये चीज हमें रिप्रेजेंट करती है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। रेजोनेंस हाइब्रिड सभी को मिला के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है और रियल होता है, बट एज सच एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं होता। सेकेंड, इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मेक रेजोनेंस वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है जब भी दो डिफरेंट कंपाउंड का रेजोनेंस कंपेयर करना होता है तो हमेशा हम क्वालिटी कंपेयर करते हैं, और क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में जब मैंने रेजोनेंस इफेक्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं व्हाट वी डिस्कस इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर दो कंपाउंड में मैच कर जाते हैं तो हम देखते हैं एक्सटेंडेड और कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस, वो भी मैच कर जाता है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स, ये रेजोनेंस को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स, जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं वो सब इमेजिनरी है, बस वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए एक्सेप्टेबल। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन रेजोनेंस हाइब्रिड। ये भी सही बात है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, बाकी सब स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होती है एंड वो लेस स्टेबल होते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है कि रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है और उसकी लीस्ट एनर्जी होती है। ये चीज अपने को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा और कुछ बनेगा और उसके बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी। तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। वाई? क्यों इंपॉर्टेंस है इसका? क्योंकि कभी भी अगर कुछ ऐसा कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस है उसके बारे में कुछ पूछना है तो हम स्ट्रक्चर दे के नहीं पूछ सकते। तो इसके लिए आईआईटी ने इनडायरेक्ट तरीका निकाल लिया कि उन्होंने क्या किया, रिएक्शन बनाई और प्रोडक्ट पूछा। तो अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, अब आपकी मर्जी, प्रोडक्ट कुछ भी बनाओ, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर मैंने ये बनाया तो क्योंकि 7 इमेजिनरी कह लो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो कोई भी कुछ भी बना सकता है और हम उसे मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो AgBr का पीपीटी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या ये सही है? ये सही है, लेकिन है तो ये इमेजिनरी। तो ठीक है, फिर ऐसा करो, रियल बना लो। तो ठीक है, रियल बना लेते हैं। तो रियल के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मींस पूरे उसमें पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है और ये नाइट्रेट आयन। अब इसका ये फायदा है कि इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है, मतलब हालांकि 2015 में पूछा गया कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं रिएक्ट करवा के। अब ऐसे ये क्वेश्चन कभी भी आएगा ना कि रेजोनेटिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर, तो कंपाउंड देके स्ट्रक्चर पूछना गलत है। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी होते हैं, तो इमेजिनरी के कैसे पूछे जा सकते हैं बना के, तो इसलिए ये तरीका निकाला है। अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया और ये कंपाउंड बन गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ए प्रोडक्ट है इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज अ राइट वे टू आस्क क्वेश्चन। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो यू कैन से यस, दे हैव 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट इज एरोमेटिक। जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक है, तो जो कार्बोकेटायन बनेगा और जिसे हम पूरी रिंग में घुमाएंगे उसको चेक कर लेते हैं क्या वो एरोमेटिसिटी कंडीशन को मैच कर रहा है। यस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये एरोमेटिक। प्रोडक्ट हैज हाई डाइपोल मोमेंट। देखिए प्रोडक्ट आयनिक है, प्लस माइनस, अब आयनिक कंपाउंड का तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो यस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि प्रोडक्ट हैज हाई डाइपोल मोमेंट। देन सी, प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी। अभी जो प्रोडक्ट है ये सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, एरोमेटिक हैं, और एरोमेटिक तो मोस्ट स्टेबल होते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी।
अब यहाँ सारे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, सेम, तो कुछ ऐसे लेस हाई पे तो कंपेयर ही नहीं कर पाए, तो ये हमारे लिए कहना मुश्किल होगा। प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पोलर होगा पोलर में डिजॉल्व होगा। जब ये AgBr से रिएक्ट कर रहा है तो एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है, एंड यस दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। और जेई ने इस पे भी, मतलब इस कंसेप्ट पे बेस भी क्वेश्चन पूछा है डी वाले पे। जैसे अगर हम बात करें तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, इनसॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होती है। लेकिन अगर इसी में मैं क्या इसे इलेक्ट्रोलाइट बना दूं, मतलब अगर इसमें NaOH डाल दूं तो ये एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा सोडियम बेंजोएट। नाउ इट बिकम सॉल्युबल, अब ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट में प्योरली बोलूंगा कि इसका एप्लीकेशन एडवांस लेवल टच करता है इस कंसेप्ट का। तो एज अ कंसेप्ट आप सीख सकते हैं जेई एंड नीट के लिए, बट इसका एप्लीकेशन अगर कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो एडवांस लेवल में ही पूछा जाएगा। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी कि अगर कोई चीज एरोमेटिक होती है तो आयनिक एग्जिस्ट करता है, और दीज आर द जो सही है A, B, D सही है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाई डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबल इन वाटर, और एरोमेटिक तो खैर नहीं है, वो तो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं और बोला है कि इनमें से किसमें लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मतलब वो पूछ रहे हैं किसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, राइट। मतलब आपको ऑर्बिटल डायग्राम की बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो कंडीशन याद रख रखी है, कंजुगेशन की बहुत अच्छी बात है, डबल बॉन्ड सिग्मा, आगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, लोन पेयर, कार्बोकेटायन, कार्बेनन, फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग, दैट इज वेरी गुड। बट वो ऑर्बिटल विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए। वो कहाँ काम आता है, वो काम आता है जैसे यहाँ पे काम आएगा, ए में काम आएगा कि क्यों ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, क्योंकि ये ऑर्बिटल तो पैरेलल है लेकिन ये पड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है या फिक्स्ड है, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं आपको तो वो कंपाउंड बताने हैं जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, बता देते हैं। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के पैरेलल में है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, प्लेनर होने चाहिए एंड p ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया बी, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये अब जब पाई बॉन्ड ये पैरेलल ऑर्बिटल मिलके पाई बॉन्ड बना चुके हैं तो डेफिनेटली ये जो लोन पेयर होगा यहाँ पे वो किस में होगा, वो तो sp2 हाइब्रिडाइज में होगा, और जो इसके पैरेलल नहीं होगा, कुछ अलग एंगल पे होगा। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ये भी फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या हो गया, लोकलाइज्ड। ठीक है, अब यहां देखते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर, वाह ये तो अच्छा हो गया कि ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो बस यानी कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो दिस इज लोकलाइज्ड। तो देखो बिना p ऑर्बिटल बनाए ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कभी तो सर ने मान लिया पैरेलल है, कभी मान लिया नहीं है। तो बस ऑर्बिटल डायग्राम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में है जो इसके पैरेलल। नाउ यहां देखें तो देखो ये भी सही है, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल भी पैरेलल है, तो ये भी रेजोनेंस में जाएगा, यानी ये भी क्या होगा, डीलोकलाइज्ड। ओके, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर देख के देखो अपने को क्लैरिटी आ रही है वैसे कि जब इधर ओवरलैपिंग हो चुकी है एक बार, तो जो दूसरा जो लोन पेयर होगा वो उस ऑर्बिटल में होगा जो उसके पैरेलल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक p ऑर्बिटल अगर x एक्सिस पे है तो दूसरा y या z पे होगा अगर अनहाइब्रिड है, और हाइब्रिड होगा तो 120 डिग्री एंगल पे होगा या 180 पे होगा, मतलब मोस्ट लाइकली चांसेस 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दैट इज वेरी क्लियर कि जो इसका लोन पेयर है वो भी फिक्स्ड है। आई होप ये वाली बात मैं आपको समझा पाया हूं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो क्योंकि लेवल अप सीरीज है तो मैं थ्योरी पूरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरा ऑर्बिटल डायग्राम वाला स्ट्रक्चर और रेजोनेंस इफेक्ट वाला लेक्चर जरूर देखें। नाउ
लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. सिलेक्ट द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की है तो हमें वो पैटर्न पूरा याद होना चाहिए. पहला रूल क्या था कि जिसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो मैं यहां देखूंगा कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो. जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा तो मैं मान लूंगा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इधर भी कंप्लीट नहीं है, इधर भी नहीं है. तो इसका मतलब यहां सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है. यस. तो A इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. A सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया. बट क्वेश्चन में तो लीस्ट पूछा है, जो कि बताना आसानी होता है. फिर नेक्स्ट हम बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. BCD, अगर BCD को देखें तो पाई बॉन्ड यहां पर एक है, यहां पाई बॉन्ड एक है और यहां भी एक है, यानी यहां मैच टाई हो गया. अब ऑक्टेट वाला रूल तो से एक आंसर आ चुका है. उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बाद हम क्या चेक करेंगे? उसके बाद हम चेक करेंगे चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस का. तो अगर हम देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस. अब ये प्लस प्लस क्या है? लाइक चार्जेस जितना पास होंगे उनके बीच में रिपल्शन उतनी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे. और यहां हम बात करें तो प्लस चार्ज क्या है? अच्छी खासी दूरी पे. तो वी कैन से सबसे ज्यादा जो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा? सी. क्लियर हो गया कि लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी. क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वो सब ठीक ठाक है. तो बस हमें क्या देखना पड़ेगा? लाइक चार्ज सेपरेशन. तो सी इज लीस्ट. देन आउट ऑफ बी और डी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नेगेटिव होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी डी एंड देन बी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां भी आपको क्या बताना है? लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इन चारों में लीस्ट स्टेबल कौन होगा? तो रूल्स आर सेम. हमें देखना है पहले कि ऑक्टेट शब्द का कंप्लीट किस में है. तो अगर हम देखें तो सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है C एंड D. सर आपने ये देख के कैसे बताया? जहां कैटायन होता है वहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि हमें पता है कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब C और D में कोई कार्बोकैटायन नहीं है, कार्बन है. तो दैट इज वेरी क्लियर कि C और D में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है. अब आउट ऑफ A और B हम क्या देखेंगे कि माइनस चार्ज है और यहां पे लोन पेयर है. अब यहां पे माइनस प्लस तो दोनों एडजेसेंट कार्बन पे है, बट अब हम क्या देखेंगे कि कितना ज्यादा स्टेबल है. तो यहां से हमें एक और चीज समझ आती है. देखो, दिस माइनस एंड दिस लोन पेयर हैव रिपल्शन. तो कहीं ना कहीं इस रिपल्शन की वजह से ये हमारा लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ. और यहां पे तो अगर हम बात करें तो ये प्लस माइनस एडजेसेंट यहां भी बॉन्ड बना सकते हैं और यहां भी बॉन्ड बना सकते हैं. तो मेन रीजन क्या होगा? रिपल्शन यहां कोई है नहीं, यहां पे ही है. तो वी कैन से A इज अवर आंसर. क्या आंसर है हमारा? A. नाउ थर्ड में भी सेम. सबसे पहले आप देख लो स्क्रीन, मैं आपको गाइड करता रहता हूं. सबसे पहले वो देखेंगे जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इधर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बोकैटायन जहां देखेंगे वहां मान लेंगे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी बी और डी तो स्टेबल है. और बी और डी में भी कोई पूछे तो कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो वी कैन से डी इज मोर स्टेबल देन बी. कैन यू आंसर व्हाई? क्या आप बता सकते हो क्यों? यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. बी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कम है और डी में पाई बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए डी ज्यादा स्टेबल. अब इधर आ जाते, ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो अगर हम बात करें यहां पे तो मुझे लग रहा है लिखने में तो कोई गलती नहीं की मैंने. तो यहाँ पे प्लस माइनस है, इधर प्लस माइनस है, और मुझे लग रहा है यहाँ मैंने पाई बॉन्ड बनाना चाहिए, मैं भूल गया हूँ. तो ये प्लस जो है ये जाएगा रेजोनेंस में यहां तक, और यहां वही बात हुई, ये नेगेटिव है और ये लोन पेयर है, तो ये रिपेल करेंगे, तो ये लीस्ट है. तो दिस इज अवर आंसर सी.
लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव और एक लोन पेयर बहुत पास होंगे, तो ये भी रिपेल करेंगे और स्ट्रक्चर को हाईली अनस्टेबल बनाएंगे। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट, इन ईच सेट सिलेक्ट एरोमेटिक स्पीशीज। हर सेट में क्या सिलेक्ट करना है, कौन एरोमेटिक है, सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट में। तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और सरफेस पे ही घूम रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है काउंट करें। एरोमेटिसिटी के लिए रूल था कि सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, पेरिफेरी। तो 2 4 6 8 10, यस दिस इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। अगर इधर बात करें तो सल्फर के 2 में से एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, तो हम बोलेंगे ये भी क्या है, एरोमेटिक। इधर जैसे ही मैं देखूंगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मैं बोल दूंगा दिस इज नॉन एरोमेटिक। और इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज एरोमेटिक। सीधे रूल्स लगा रहे। सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, तो हम बोल देंगे दिस इज एरोमेटिक। देन अगर इधर देखें तो ये 8 है तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। अब इधर चेक करते हैं, वही पूरे रिंग पे देखेंगे, डबल सिंगल डबल लोन पेयर। ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में जाएगा या इधर जाएगा, ओके ठीक है। बट अगर ये इधर भी जाता है तो यहाँ माइनस आएगा, अल्टरनेट पे आता है माइनस। तो देखो मैं बता रहा हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन है। यहां से यहां गया ऑल्टरनेट, फिर यहां आया, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट यहां आया, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट यहां आया। उसके बाद हम ये भी बोलेंगे कि अगर ये यहां आया तो इसके बाद 2 चांस थे, ये इधर जाए या इधर जाए। यहां आने के बाद ये अगर इधर आता तो दोबारा इधर आ जाता। तो इस तरीके से पूरा ये घूमता हुआ जब ये माइनस आएगा तो ये माइनस और इधर पाई बॉन्ड आएगा। ये विजुलाइज करना है कि जब भी इधर लोन पेयर डोनेट करेगा पाई, तो फिर से रेजोनेंस होगा और फिर यहां पे चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। यानी रिंग में तो डीलोकलाइजेशन हो गया, रिंग में क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। और मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मुझे ये पता है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेट जगह पे जाते हैं, और जहां जाते हैं वहां पाई बॉन्ड में इमेजिन कर रहा हूं। ये मैं कब इमेजिन कर पाऊंगा, जब मैंने हाथ से सभी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए होंगे। जितने भी बच्चों को रेजोनेंस में डाउट आता है उन्होंने खुद से कभी ड्रॉ ही नहीं किया। आप चैलेंज लो कि आज 2 घंटे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, कोई डाउट नहीं रहेगा। 2 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 घंटे बाद ही सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बट डाउट खत्म हो जाए फिर भी ड्रॉ करना। तो जब ये ड्रॉ करोगे तो तुम सीख जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि नेगेटिव चार्ज यहां से ऑल्टरनेट इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। लेकिन उसके बाद जब नेगेटिव चार्ज यहां था तो उसके पास ऑप्शन था कि यहां से वो यहां भी जा सकता है और यहां भी। तो अगर वो इधर आया तो इधर से क्या हुआ, फिर इधर माइनस आया, फिर इधर माइनस था तो फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर इधर। यानी कि पूरा डीलोकलाइजेशन तो हो ही जाना है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कितने हैं, 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक। इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें बताना है कौन एरोमेटिक है कौन नहीं। तो देखो 2 4 यानी एंटी एरोमेटिक। इधर देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर 4 6 एरोमेटिक हो गया। इधर देखते हैं 2, तो इसका मतलब एरोमेटिक। यहां चेक करें तो यस, ये लोन पेयर और पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन है तो दिस इज अगेन एरोमेटिक। तो इस तरीके से हमने हर सेट में एरोमेटिक कंपाउंड्स ढूंढ लिए। लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है विच कंपाउंड हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी। बहुत सिंपल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब मैं आपको इसमें कंसेप्ट बता दे रहा हूं क्या सोचना है। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी में भी सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एरोमेटिसिटी चेक करेंगे, है ना। एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। तो देखो जरा, ए ऑप्शन में अगर हम देखें
दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। और इसको देखें तो sp3 होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। बी रिंग देखते ही सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करें। अब बी को देखें तो ये भी एरोमेटिक हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और sp3 होते ही ये नॉन एरोमेटिक हो गया। जो ज्यादा स्टेबल उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। सी पार्ट देखते हैं। सी में ये sp3 है तो दैट इज वेरी क्लियर कि ये नॉन एरोमेटिक है। बेंजीन है एरोमेटिक, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो ज्यादा स्टेबल उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। नाउ लेट्स डिस्कस डी। तो डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में क्या है, ये लोन पेयर का बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन एटम क्लोज है, और जब रेजोनेंस होगा तो उसकी वजह से इधर लोन पेयर डेवलप होगा, और इसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां पे दोनों ऑक्सीजन एटम बहुत क्लोज है। एज अ रिजल्ट एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस लेस हो जाएगा इस रिपल्शन की वजह से, बट यहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वी कैन से इट हैज हाई रेजोनेंस एनर्जी एंड दिस हैज लो रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ई पार्ट। ई में भी अगर हम देखें तो दोनों एरोमेटिक है। इसका कॉन्सेप्ट भी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे ही जाएगा। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा, इसलिए इसका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। तो इट हैज हाई रेजोनेंस एनर्जी एंड दिस हैज लो रेजोनेंस एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, या आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए प्लीज कमेंट, ताकि मैं उसे लेवल अप सीरीज में ऐड करता जाऊं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।